हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज टेंथ के लिए एक चैप्टर शुरुआत करते हैं। और टेंथ का ये देखिए मास्टर एकेडमी का जो चैनल है, मास्टर एकेडमी का, उसी पे टेंथ के लिए और ट्वेल्थ के लिए और पॉलिटेक्निक का ये सारा का सारा क्लासेस ऑनलाइन चलेगी। अब इस पे चलिए हम लोग टेंथ के लिए चलते हैं। सबसे पहले हो गया टेंथ में एक चैप्टर है। देखिए चैप्टर का नाम देखिए एक्चुअली होगा क्या कि हम लोग 5 दिन का टारगेट लेकर के चलेंगे। 5 दिन में 5 चैप्टर केमिस्ट्री का है टेंथ क्लास के लिए। जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये कंप्लीट सेशन रहेगा। और उनका जो चलिए देखिए ये है सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अध्याय 1 है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक क्रियाएं ये है। चलिए पेन बदल लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए इसमें है क्या, इसमें होता क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, जो रसायन में अभिक्रिया होता है, ठीक है, उसके बारे में जानना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं, अभिक्रिया करता है कि नहीं, अगर करता है तो कैसे करता है वो जानना है। और उसका ये समीकरण भी जानना है, उसका समीकरण भी जानना है। जैसे H प्लस O2, अगर इसको मिलाएंगे तो H2O बनेगा। उसको मिलाएंगे, जैसे यहाँ पे लिख रहा है, दिखेगा H प्लस O2। H प्लस O2 को मिलाएंगे तो इससे वाटर बनेगा, H2O वाटर। तो ये वाटर बना तो ये आपका इक्वेशन हो गया। H2 बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए ये जो आपका हो गया ये समीकरण हो गया, ठीक है। और समीकरण का जानना है। इसके बाद देखेंगे नीचे दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कि देखिए ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है। देखिए एक्चुअली रासायनिक अभिक्रिया है कि एक तरह का अभिक्रिया जो होने के बाद दोबारा नहीं उसको रिवर्स किया जा सके। जैसे अगर कागज को जला देते हैं, कपड़ा को जला देते हैं या कार्बन को जला देते हैं, तो जलाने के बाद जो राख बन गया उससे तुरंत या उससे फिर कागज नहीं बना सकते हैं। इस तरह के अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक भौतिक अभिक्रिया होता है। भौतिक अभिक्रिया वैसे कहते हैं जैसे आप देखे होंगे कि मोमबत्ती को पिघला देते हैं, मोमबत्ती जल कर पिघल जाता है, तो फिर उस पिघला हुआ मोमबत्ती से उसमें धागा लगा करके हम मोमबत्ती बना सकते हैं जो बचा हुआ है उससे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया तभी होगा जब उसमें कोई चेंजिंग आ जाएगा। और अगर उसमें चेंजिंग आ भी गया तो उसको तुरंत उधर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें नए नए गुण एवं पदार्थों का निर्माण होता है। उसका गुण चेंजिंग हो जाएगा, पदार्थ अलग हो जाएगा, समझे, और वो बन जाएगा कोई अलग पदार्थ। जैसे और आगे आते हैं, जैसे देखिए ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भी एक होता है अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसको कहते हैं अभिकारक। उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो भाग नहीं लेगा उसको बाद में देखेंगे, पहले अभिकारक का देखते हैं। इसके बाद देखते हैं ऐसा पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उत्पाद, जहां से उत्पादन होता है, तो वही कह रहा है कि ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद कुछ पदार्थ का, नए नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं उत्पाद। कहते हैं ना कि उत्पाद किए हैं, तो उत्पाद यही होता है, उत्पाद। अब देखिए उदाहरण में जैसे दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, भोजन का पचना, हमारे अंदर पेट में भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं,
वो पच जाता है, HCl के कारण पच जाता है। यहाँ भोजन पचता है HCl के कारण। अगर ये HCl नहीं हो तो भोजन नहीं पचेगा। ठीक, तो ये भोजन का पचना। अब बताइए भोजन पच गया, इससे दोबारा आप भोजन बना सकते हैं? नहीं ना। तो जब भोजन नहीं बना सकते हैं, यही तो है रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए HCl, यही HCl और HNO3 3:1 में रहेगा ना, तो यही जाकर के HCl और HNO3, अगर ये दोनों का रेशियो 1:3 में रहेगा, तो 1:3 में यही एक्वारेरिया बनाता है। और ये खाली HCl पचाने का काम करता है। ये खाली HCl जो है ये पचाने का काम करेगा। और देखिए ये हो गया। अब देखिए श्वसन के क्रिया में जो हम लोग लेते हैं, वो श्वसन की क्रिया भी जो हो गया वो भी रासायनिक परिवर्तन है। देखते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन पेड़ पौधा उसको फिर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। आगे देखते हैं, लोहे पर जंग लगना। देखिए लोहा पे जंग लग जाएगा तो भी वो लोहा पे जैसे ही जंग लगेगा, वो समझ जाइए कि रासायनिक है। जो जंग लग गया लोहा, फिर से वो जंग को हम लोहा नहीं बना सकते। देखिए लोहे पर जंग लगना, देखिए क्या करता है ना, कि आप दुकान में देखे होंगे कि जो ये क्या बोलते हैं उसको, छड़ वगैरह बेचने वाला रहता है, वो छड़ को क्या करेगा कि ऐसे ही लग रहा है कि पानी में रख दिया है, एकदम बाहर ही रख देगा, उसको ढलैया वाला मकान के नीचे नहीं रखेगा। कारण उससे क्या होता है, देखिए लोहा पे जब जंग लगेगा ना, ऑक्सीजन, हवा और पानी, नमी, ये सब कुछ भी मिलेगा। ये सब बहुत सारा चीज मिलने के बाद वो क्या करता है, लोहा जो है ना, आयरन जो है, उस पे रस्टिंग हो जाता है आयरन का, यानी कि उस पे जंग लग जाता है। और जब लोहा पे जंग लग जाएगा तो वो थोड़ा भारी हो जाता है और उसका आयु कम हो जाएगा। तो दुकानदार बहुत तेज होता है, समझे, और दुकानदार सोचता है कि हम हमेशा क्या करें, उसको आयरन को बाहर ही रखें, समझे, लोहा को बाहर ही रखे, छड़ को बाहर ही रखे, छड़ वाला जितना चीज सब बाहर रख दो जी। उससे क्या होगा कि जंग लगेगा तो समझ जाइए कि भारी होगा, यानी कि 1 kg भी बढ़ गया तो सोचते हैं 25 रुपये 50 रुपये लोहा है, नया लोहा तो 40-50 से कम नहीं मिलता है। तो अगर 1 kg भी बढ़ गया तो 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए लोहा पे जंग लगना भी क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है लोहा पे जंग लगना। मैग्नीशियम फीता का जलना, मैग्नीशियम रिबन देखे हैं आप लोग? नहीं देखे होंगे। देखिए छुरछुरी जलाया है ना, जस्ट वैसे ही छुर करके जलते रहेगा ये मैग्नीशियम रिबन। और मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो थोड़ा सा राख बच जाएगा, ऐसे वो राख होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ये राख जो रहेगा तो वही मैग्नीशियम रिबन। ये कभी हम करके दिखाएंगे, जला करके दिखाएंगे मैग्नीशियम रिबन को। तो ये मैग्नीशियम रिबन, और ये जलता कैसे है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखिए Mg+O2, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाते हैं, देखिए हीट दिए तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, आगे आते हैं, दही का बनना। देखिए दूध से दही बनता है, कौन सा जीवाणु से, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। देखिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दही बन जाता है। अब दही बन गया तो फिर से दूध वापस बना सकते हैं? नहीं। जब फिर से दूध वापस नहीं बना सकते हैं, यही तो है रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेप के बारे में जाते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेप के बारे में जब हम लोग जानेंगे, तो देखिए प्रक्षेप करने का मतलब जब प्रक्षेपण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा है तो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्या क्या चीज में उसका चेंजिंग होता है, तब जाकर के हम लोग बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। सबसे पहला चीज अवस्था में परिवर्तन। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, वो रहेगा ठोस, ठीक है, और ठोस से हो जाएगा, ठोस से चेंजिंग हो करके हो जाएगा द्रव। तो देखिए ये अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ,
ठोस से द्रव में हो गया। रंग में परिवर्तन, जैसे देखिए कुछ एसिड रखे हैं और उस पे लिटमस पेपर डाल रहे हैं, तो लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे लाल है और लाल से हो जा रहा है आपका हरियर, देखिए हो जा रहा है आपका हरा, तब समझ आइए कि वो लाल था हरा हो गया, यानी कि वहां रंग में परिवर्तन हुआ है। समझे? टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन, अगर वहां पे जैसे चूना आप लोग रखते हैं, शुरुआत में चूना देखिएगा ना, चूना, तो चूना का देखिएगा कैसे ही उसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसमें पानी डालिएगा, H2O डालिएगा, तो ये खोलने लगेगा, पूरा खोलने लगेगा, एकदम हीट हो जाएगा, टेम्परेचर वहां का बहुत बढ़ जाएगा। यानी कि जो चूना बनेगा, कली चूना बन जाता है, या बूझा हुआ चूना बोल सकते हैं, बूझा हुआ चूना, बूझा चूना, बूझा चूना उसको बोल सकते हैं। जैसे फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए चूना का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक, और जैसे ही H2O से मिलाएं, पानी डालें, तो बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला हो जाएगा CaOH का होल 2। CaO ये चूना का है, सिंपल वाला चूना, पानी डाल दिए तो देखिए CaOH का होल 2 वाला बूझा हुआ चूना बन गया। बूझा हुआ चूना जिसे पेंट पोचाड़ा किया जाता है, ये हो गया। यही वाला खैनी उनी खाने में यही वाला चूना का यूज किया जाता है, ये वाला। चलिए आगे आते हैं। हाँ, अब देखिए गैसों का उत्सर्जन, कभी कभी देखिए किसी चीज को जलाते हैं, जैसे यहाँ जलाने का मतलब आपको हो गया, जैसे प्लास्टिक को जला रहे हैं, देखिए प्लास्टिक को जला रहे हैं, देखिए प्लास्टिक को जलाइएगा तो इससे बहुत सारा चीज निकलेगा, CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब जो निकलेगा, वही कह रहा है गैसों का उत्सर्जन। ठीक, अब गैसों का उत्सर्जन देखिए हो गया। हम आगे आते हैं, देखिए बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। देखिए रासायनिक परिवर्तन यानी कि दो केमिकल को मिलाने पे एक तीसरा केमिकल बन रहा है, तो वहां पे क्या चेंजिंग हो रहा है, तो एक एग्जांपल के द्वारा जितना ऊपर पढ़े ना, यही चीज के बारे में नीचे बताया गया है। देखिए यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में क्या जानना है, देखिए यहाँ पे क्या किया कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या मिलाया, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और जैसे ही जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में मिलेगा, और मिलने के साथ क्या हो जाएगा, तो Zn के साथ H2SO4 मिल करके अलग से एक ZnSO4 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे बना क्या जी, तो इससे बना, देखिए यहां से ऐसे टूटेगा, और टूटने के बाद आपका बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज होगा। ये आपका इक्वेशन बन गया, ये आपका इक्वेशन बन गया, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2, यही यहाँ दिखाया है। देखिए जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं, तो देखिए जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यही जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल जो अभिकारक के रूप में है, LHS के साइड में है, ये पूरा को LHS कहते हैं, इधर वाला को राइट हैंड साइड कहते हैं RHS, यानी कि यहाँ पे प्लस में अगर H2SO4 रखें तो जा करके बनेगा, और बनेगा तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। यहाँ देखिए बना करके ही दिखा दिया है, और देखना है, अब बैलेंस कर करके देखेंगे। देखिए बैलेंस कर रहे हैं, देखिए Zn, देखिए Zn
प्लस H2SO4, अगर इसके साथ तोड़ेंगे H2 को तोड़ेंगे यहाँ से, तब जाकर के बन जाएगा हम लोग का ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब देखिए LH साइड में हम लोग को करना क्या है, बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर देखेंगे Zn क्या गो है जी, तो ये गो है, H क्या गो है जी, तो 2 गो है, S क्या गो है जी, तो 1 गो है, O क्या गो है जी, तो इधर 4 गो है। अब देखेंगे ये साइड में, अगर ये साइड में भी हमारा सारा चीज सेम मिल जाता है, Zn सेम मिल जाता है, जैसे Zn का देखेंगे इधर भी देखिए 1 गो है Zn, S क्या गो है, तो 1 गो है, O तो 4 है, और H तो देखिए इधर भी 2 है, देखिए इधर भी हमारा H2, इधर भी हमारा H2 हो गया, इधर देखिए यहाँ भी H2 गो था। अब देखिए दोनों जगह यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, S यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, Zn यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, O यहाँ 4, यहाँ 4। जब दोनों जगह सेम मिल जाए तो हम बोलेंगे कि दोनों जगह सेम मिल गया, ये बैलेंस है। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण का फॉर्मूला। देखिए रासायनिक समीकरण अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित हो रहा है कि रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन है, देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बोल रहा कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। कह रहा है कि अगर आप रासायनिक समीकरण कर रहे हैं तो उसके भौतिक गुण को भी उसी के अनुसार से लिखा जाता है, जो मिलाया जाता है उसी के अनुसार से। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति में, जैसे दे रहा ताप, टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर, और उत्प्रेरक कैटलिस्ट, ये तीनों का जो है ना तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं, देखिए H प्लस O2, तो इससे बन रहा है, तो देखिए H2O बना। अब H2O को ये तीर, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, तो बोल रहा है कि यहाँ पे कितना डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री का टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर लिखना होता है। ये तीर के ऊपर या नीचे, दाब प्रेशर, तो कितना प्रेशर है, तो इतना पास्कल, इतना प्रेशर का पास्कल में किया जाता है, तो 30 पास्कल यहाँ हो जाएगा। उत्प्रेरक, जैसे निकेल उत्प्रेरक है और बहुत तरह का उत्प्रेरक है, वो सारा का सारा को यही रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए उत्प्रेरक हो गया, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीनों के कारण ही जो रासायनिक समीकरण होता है ना वो चेंजिंग हो जाएगा। देखिएगा कभी टेम्परेचर को एकदम हाई कर दीजिए तो हो सके कि पूरा एकदम लोहा वो सब गला देगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड किया कि नहीं। दूसरा दबाव, कहीं पे दबाव खूब बढ़ा दीजिए, जैसे कोई गैस है वहां दबाव बढ़ा दीजिए तो देखिएगा कि वहां पे वजन खूब लहर रहा है, वहां पे प्रेशर खूब बढ़ा दीजिए, एकदम कनवा अथी के खूब बैठ दीजिए, खूब प्रेशर में गैस निकल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर होगा। जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वर्क ज्यादा होगा, हर चीज ज्यादा होगा, कम बेसी होता है। फिर उत्प्रेरक, कभी कभी क्या है कि किसी चीज को किसी चीज से रिएक्शन करवा रहा है तो वो धीरे धीरे हो रहा है, और जैसे ही वहां पे कोई उत्प्रेरक यानी थर्ड पार्टी के रूप में कोई उत्प्रेरक कोई पदार्थ पहुंच जाता है, तो इसी क्या होगा कि उसका स्पीड या तो बढ़ जाएगा या तो धीमा हो जाएगा, ठीक। तो ये जैसे कि आग में धीम लहर रहा है, ऑक्सीजन उत्प्रेरक दे दीजिए वहां पे, तो ऑक्सीजन जैसे ही आएगा तो ऐसे ही ज्यादा लहरने लगेगा, समझे। इसलिए ये उत्प्रेरक का काम करता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, संतुलित करने के लिए अभी बताया है कि LHS में देखेंगे, RHS में देखेंगे कि LHS में मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो वाटर बन रहा है। तो देखिए इधर देखेंगे, इधर हाइड्रोजन कै गो है, एक गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, तो गड़बड़ बात है कि नहीं, इसको बैलेंस रहना चाहिए। तो इसी को बैलेंस करेंगे यानी कि संतुलित करेंगे, हिंदी में इसी को कहते हैं संतुलित करना। अब देखिए संतुलित क्यों किया जाता है, थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं।
तो देखिए इसमें बोलता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। कह रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहां पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो कहता है उसके अनुसार वहां द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा और न ही द्रव्यमान का विनाश होगा। यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाएंगे तो बनेगा वाटर, ठीक। इधर जितना द्रव्यमान होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब का, इधर भी उतना ही द्रव्यमान होगा, कमी नहीं होगा, कमी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए दोनों तरफ द्रव्यमान जो है मास जो है सेम रहेगा। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है तीर के पहले को अभिकारक कहते हैं और उसके बाद जो बना उसको उत्पाद कहते हैं। देखिए तीर से पहले हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि इसको कहेंगे अभिकारक और इसको कहेंगे उत्पाद। अब आगे आइए, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, दोनों तरफ अभी बोलेंगे हाइड्रोजन का संख्या समान होना चाहिए। अगर इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी आपको 2 करना होगा। अगर उधर ऑक्सीजन 1 है इधर 2 तो इधर भी आपको 2 करना होगा। देखिए और फिर से हम करके दिखाते हैं। देखिए हाँ देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने से H2O बनता है। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 है तो इधर 2 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 2 है इधर 1 है तो देखिए आगे में लगा दिए 2। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के चक्कर में हाइड्रोजन भी मेरा 4 हो गया। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के पहले 2 लगा करके और सेट कर देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन भी 4 ऑक्सीजन 2 उधर भी ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 हो गया ना। हाँ चलिए आगे आते हैं। देखिए परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, हो गया समान। अब देखिए चरणबद्ध संतुलित करना, ये चरणबद्ध क्या है संतुलित करना, स्टेप बाय स्टेप। एक बार ऑक्सीजन को देखिए एक बार यहाँ 2 लगाए तो 1 चरण हो गया, फिर यहाँ 2 लगाए 2 चरण हो गया। तो यही एक लंबा लिफाफा करके बताएगा चरण बाय चरण, ठीक। इसमें ज्यादा हम लोग को नहीं बढ़ना है, दिखा देते हैं आगे। देखिए चरणबद्ध तरीके से कैसे संतुलित कर रहा है, देखिए कैसे कर रहा है। इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। देखिए इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। देखिए संतुलित चरणबद्ध तरीके से इसमें क्या होता है कि रासायनिक समीकरण को लिख करके और प्रत्येक सूत्र को बॉक्स बना करके और दोनों तरफ संतुलित किया जाता है, संख्या बराबर किया जाता है। देखिए कैसे कर रहे हैं, जैसे Fe प्लस H2O आयरन प्लस वाटर को मिलाते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। देखिए जब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है तो इस अभिक्रिया में आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन की संख्या। देखिए ये पूरा को बोला जाता है LHS और ये पूरा हो गया आपको राइट हैंड साइड RHS। अब देखिए ये दोनों में हम लोग क्या देखेंगे कि संख्या को दोनों तरफ सेम करेंगे कि इधर एटम का संख्या इधर एटम का संख्या सेम होना चाहिए। देखिए आयरन इधर क्या है 1, इधर आयरन कितना है तो 2। तो देखिए हम लोग क्या करते थे, पहले इसको संतुलित करने के लिए 1 मिनट मिटा करके संतुलित करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते थे, देखते थे अरे इधर आयरन 2 है जी, तो इधर भी लीजिए 2 लगा दिए, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है इधर भी 2 है, हो गया कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी 3 लगा दिए, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन तो 3 हो गया, उसके चक्कर में हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया, तो 2 था ना जी। अब देखिए हो गया संतुलित है। इसी को स्टेप बाय एक स्टेप पहले लगाए यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 3 स्टेप हुआ ना। तो देखिए इसी को चरणबद्ध तरीके से 3, सबसे पहले इसी को लिखा है।
देखिए सबसे पहले चरणबद्ध में चरणवन तरीका में पहले तो समीकरण लिखना होता है। चरण 2 में संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, पहला बार में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए आयरन ए वो था पहले, तो देखिए आयरन ए को लिख दिए। एलएचएस में ये हो रहा है जी, एलएचएस में क्या बात हो रहा है, इधर पे का बात हो रहा है, ठीक। और इधर पे देखिए ये वाला स्थिति को दिखा रहा है, ये वाला स्थिति। अभी क्या है आयरन, तो यहाँ लिख दिए। हाइड्रोजन क्या है, 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो। अब इधर देखिए एलएचएस में ये वाला साइड में, आरएचएस में, आरएचएस ये हो गया आपका एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। इधर आयरन 3 गो है जी, इधर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन 3 गो है, आयरन 3 गो, गलती कर दिया है जी, गलती है। ये देखिए ऑक्सीजन जो है 4 गो है, ऑक्सीजन यहाँ 3 गो है। यहाँ अगर कोई चेंजिंग नहीं होगा तो देखिए यहाँ गलती कर दी है, ऑक्सीजन 3 गो है और आयरन 2 गो है और हाइड्रोजन 2 गो है, तो ये सही है। देखिए ये हुआ उत्पादक। अच्छा हाँ, 1 मिनट, आरएचएस में कह रहा है बनने के बाद नहीं, ठीक है। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या को नोट कर लीजिए। देखिए ये नोट कर लिए, गलत लिखा हुआ था, चलिए अब नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग इसको संतुलित करेंगे। देखिए इसमें संतुलित किया होगा। देखिए सबसे ज्यादा क्या किया है, देखिए फिर आयरन यहाँ 4 लगा दिया, 4 हो। देखिए यहाँ 4 लगा दिया, लगाया ना 4। अब देखिए क्या करना है, यहाँ 4 लगाया, यहाँ आयरन 1, यहाँ आयरन 3। अब यहाँ एक बार 4 लगाया तो ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 4 को था तो ऑक्सीजन यहाँ 4 को कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर एक बार में 3 लगाया, फिर इधर 4 लगाया और करके संतुलित किया। तो वही जैसे हम शुरुआत में पहला बार में बनाए थे, इतना लंबा आप लोग को बनाने की जरूरी नहीं है, ये खाली फालतू में टाइम कर रहा है। एक लाइन का आंसर है बाबू, फर्स्ट लाइन वाला जो बना है एकदम वैसी करना है। देखिए पहला लाइन वाला जो हम करके दिखाए थे, कहाँ गया, यहाँ करके दिखाए थे, बस इसी को डायरेक्ट सोल्व करना तुम और काम बन जाएगा। बाकी ये सब न जानने की जरूरत है, आयरन की इतना करेगा तब जा करके। और इसके बाद हम लोग आएंगे, देखिए अब आते हैं कुछ चरण 5 में, उसी का चरण 5 है जी, चरण 6 यहाँ जाकर के बनाया है। चरण 6 में जाकर के आपको फाइनल देखिए यहाँ बनाया है, इतना करने की जरूरत है, पहले लाइन में कर देंगे, ये फालतू है इतना। चलिए आ गया ये उदाहरण। अब यहाँ से जानेंगे अभिक्रिया कितने तरह का होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह का होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग जानेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो है, इस पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला देखिए कितने प्रकार का, 3 4 5 6 प्रकार का हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ जो जानना है 10th में वही देखेंगे। सबसे पहले संयोजन। संयोजन में जानते हैं किसी 2 को संयोज किया जाता है, जोड़ा जाता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ दीजिएगा तो H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और जब वाटर बन गया तो वो आपको क्या हुआ, प्रतिफलन आया, उत्पादन आया। तो जो उत्पाद आया, देखिए एक्चुअल उत्पाद, इस तरह के संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके, यानी कि देखिए A और B जो है ना अभिकारक का काम कर रहा है, C अभिक्रिया बना रहा है। जैसे हम बताए थे कि बाबू H2 + O2 को मिलाओ तो H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो देखिए H2O जो बना, ये आपका दोनों जो हो गया, ये आपका अभिकारक का काम किया, और H2O बना वो उत्पाद का काम हुआ। और इस अभिक्रिया को दोनों को जोड़ने पे बन रहा है, इसको जोड़ने वाला कहते हैं, संयोजन कहते हैं। बस यही जानना है। वहां क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जांपल दे देगा, पूछेगा कि यहाँ कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो देखिए कि 2 या 2 से अधिक तत्व है और दोनों को जोड़ने पे क्या बना, H2O बन रहा है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को जोड़ने पे बन रहा है उत्पाद, तो उसको बोलेंगे संयोजन। अब देखिए इसमें संयोजन का उदाहरण, कोयला का दहन और कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 बनता है, ठीक।
कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 बनता है। तो जब CO2 बनता है बाबू, तो यही तो है आपका कि जुड़ करके बना, यानी कि समझ जाइए कि आपका क्या हुआ, कोयला का दहन ना हुआ, यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ भी H2 प्लस O2 जुड़ा तो H2O बना, तो ये भी क्या हो गया, संयोजन। CaO यानी कि बिना बुझा हुआ चूना को H2O जब बिना बुझा हुआ चूना यानी खाली चूना को अगर वाटर के साथ मिलाएंगे, यानी कि पानी को डालेंगे चूना पे तो खोलने लगेगा, यानी कि बुझ जाएगा, उसको कहते हैं CaOH का Hal2 बनेगा, और इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। आगे देखिए, इसके बाद देखते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं तब वहां देखेंगे। ऊष्माक्षेपी, ठीक है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब वहां तो उत्पाद तो कुछ बन ही रहा है, ऊष्मा दे रहा है, गर्मी दे रहा है, हीट दे रहा है, तो समझ जाइए कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को बोल सकते हैं, ये संयोजन का ही प्रकार है, संयोजन में ही जाना जाता है। लेकिन जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, देखिए प्राकृतिक गैस का दहन यानी कि मीथेन को O2 की उपस्थिति में जलाएंगे तो COH2O बनेगा प्लस ऊष्मा देगा। मीथेन गैस देखे हैं ना, मीथेन गैस को जला करके आप कोई भी खाना वाना पकाने वाला भी गैस मीथेन गैस से बनता है। आगे आइए, मीथेन गैस ऐसे विस्फोटक गैस है, समझे। मीथेन कोयला खदान में क्वेश्चन पूछता है कि कोयला खदान में आग लग जाती है क्यों जी, तो यही मीथेन गैस के कारण। बहुत खतरनाक ये गैस है मीथेन, इसके बारे में बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी देखते हैं खाली यहाँ पे ऐड। देखिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या चीज का फॉर्मूला है बताइए जल्दी, चीनी है कि ग्लूकोज है, याद रखिएगा। चीनी ज्यादा मीठा, चीनी से ना ग्लूकोज बनता है, तो चीनी में बड़ा यानी चीनी में 12 होना चाहिए, तो यहाँ 6 है तो क्या चीज हो जाएगा, हाँ ग्लूकोज हो जाएगा। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलाएंगे डालेंगे तो CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, और इसके साथ ऊष्मा मुक्त होगा। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, ये एक अलग तरह का अभिक्रिया। पहला है संयोजन, अब दूसरा पढ़ रहे हैं वियोजन। संयोजन में क्या करना है, तो दो को जोड़ना है। वियोजन में क्या करना है, तो एक जुड़ा हुआ है उसको तोड़ना है, उसको हटाना है, ठीक, बस वही काम करेंगे। वियोजन में उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक क्या करेंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे देखिए ए एक कोई तत्व, ये कोई यौगिक है, तत्व नहीं यौगिक, तो देखिए दो तरह का तत्व, एक B एक C। जैसे अगर H2O टूटेगा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में अलग अलग टूटेगा, तो देखिए टूटा ना, यही तो है आपका वियोजन। और इसी में उष्मीय वियोजन होता है। उष्मीय वियोजन, इसमें क्या होता है कि उष्मा के द्वारा वियोजन किया जाता है। देखिए आगे चलते हैं, उष्मा के द्वारा वियोजन। देखिए इसमें उष्मा के द्वारा वियोजन किया जाएगा, इसी को रासायनिक एवं समीकरण। वो तीसरा पॉइंट देखते हैं, पहला है एडिशन रिएक्शन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला है एडिशन यानी कि संयोज, दूसरा वियोजन पढ़े, अब तीसरा के बाद में जानेंगे। देखिए वियोजन का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, देख लीजिए। वियोजन में देखिए इसमें दिया हुआ है कि आयरन सल्फेट, देखिए आयरन सल्फेट, ठीक, फेरस सल्फेट यहाँ लिखा हुआ है। फेरस सल्फेट को अगर उष्मा देंगे, हीट देंगे, तब क्या हो जाएगा, देखिए आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड यानी कि भूरा लाल रंग का, भूरा लाल रंग रहेगा फेरिक ऑक्साइड का, उसमें टूट जाएगा SO2 SO3, ये दोनों गैस
फॉर्म में टूटेगा। हरा रंग यहाँ फेरस रहता है। और देखिए चूना पत्थर वाला में भी जान लीजिए, चूना पत्थर जैसे ही रहेगा CaCO3, चूना पत्थर का CaCO3, तो ये चूना में बुझ जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना। और CaO याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना का अलग फॉर्मूला है, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। और देखिए विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला वियोजन क्या हो रहा है कि जैसे H2O है, ठीक, इस पे करंट डालिएगा, जैसे H2O है, इस पे क्या करना है, करंट डालना है, करंट जैसे भी डालिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा डालने के साथ ही ये उत्पाद जो बनेगा वो दो को भाग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इसको ऐसे कर दीजिए, टूट जाएगा, यानी कि टूटेगा तो H2 प्लस O2 बनेगा, 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए विद्युत वियोजन में और बहुत सारा दिखाया है कि H2O को देखिए ऐसे ऐसे करता है। और देखिए विद्युत वियोजन में कैसे होता है, प्रकाशीय वियोजन, सूर्य की प्रकाश में उपस्थिति होने वाला वियोजन। अब देखिए इसमें कैसे होता है विद्युत वियोजन का, ये है देखिए ऑक्सीजन पंप रहता है, ये खाली समझ लीजिए। प्लास्टिक का मग रहेगा, हाइड्रोजन देखिए निकल रहा है, पानी यहाँ पर पानी है, रबर का यहाँ पे कॉपर का लगा हुआ है, ग्रेफाइट है। और देखिए यहाँ से स्विच करंट यहाँ डाल रहा है, मतलब सिंपल है। देखिए किए क्या है, एक मग लिए, उसमें ठंडा गरम नीचे से 2 तार छेदा करके लगा दिए, ठीक, और पानी है ना, अब पानी में करंट देते हैं तो करंट डालते हैं तो देखिए, और ऊपर से मग को पैक कर देंगे तो देखिए 2 तरह के से गैस निकलेगा, एगो H और एगो में ऑक्सीजन गैस, एगो में हाइड्रोजन गैस, 2 को छेदा कर देंगे। यानी कि देखिए कहां से हाइड्रोजन निकलेगा, जो परखनली रहेगा इसके ऊपर में, यहां से देखिए परखनली से ऑक्सीजन निकल रहा है नोड पे ऐसे, यहां देखिए ऑक्सीजन यहाँ निकल रहा है, कहां जी, देखिए ऑक्सीजन यहाँ निकल रहा, हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रहा, प्लास्टिक का मग है बाबू, बीच में पानी है बाबू। और देखिए इससे करंट जो है ना प्लस माइनस को, यहाँ पे कैथोड है, एनोड है, एनोड साइड में तुम्हारा ऑक्सीजन निकल जाएगा और कैथोड साइड में हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्यों, कैथोड एनोड के बारे में जानते ही है। स्विच यहाँ से देना है, स्विच बैटरी यहाँ लगा देना है, ठीक, सिंपल आप लोग समझिए कि करंट देना ही देना है। चलिए आगे आते हैं, प्रकाशीय वियोजन, इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन किया जाता है, तोड़ा जाता है। देखिए तोड़ने का बहुत सारा तरीका, एक तो सिंपल वे में तोड़ दीजिए, एक बहुत सारा है उसको तोड़ दीजिए, ठीक, अलग अलग में टूट जाएगा। दूसरा, अगर वहां करंट दीजिए तब टूट जाएगा। तीसरा, या तो गर्म कीजिए तो टूट जाएगा। चौथा, यहाँ है सूर्य के प्रकाश दीजिए, जैसे AgBr है तो Ag और Br में टूट रहा है, कब, जब सूर्य के प्रकाश यहाँ दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश AgBr है, AgBr है, इसको जैसे ही सूर्य के प्रकाश दे रहे हैं, Ag यानी कि सिल्वर और Br यानी कि ब्रोमीन में टूट जा रहा है, ब्रोमीन का 35 होता है। और देखिए और क्या क्या है, इस अभिक्रिया को उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है, मतलब श्याम श्वेत कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट जो रहता है ना फोटोग्राफी बनाने वाला, उसी में किया जाता है। उष्माशोषी अभिक्रिया, ये क्या करता है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीनों के बारे में अभी बताए हैं कि तीनों की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में बोला कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के साथ यौगिक के साथ विस्थापन, यानी कि देखिए क्या रहेगा कि एक यौगिक रहेगा और एक तत्व रहेगा, इस यौगिक को टूट करके इस तत्व के साथ मिल जाएगा, सिंपल, यानी कि सिंपल समझिए। देखिए यहाँ आयरन अकेला तत्व है, देखिए आयरन अकेला तत्व है, CuSO4 है, ठीक, CuSO4 बेचारा यहाँ से टूट गया और ये FeSO4 जाकर के इससे बन गया, Cu अकेला निकल गया, देखिए निकल गया ना, ये FeSO4 बन गया, ठीक है। देखिए यही परखनली के द्वारा करके बनाया है, यहाँ पे स्टैंड लगा दिया है लंबा सा, देखिए स्टैंड लगा दिया है, परखनली
यहाँ पे परख नली है और इसको कुछ धागा इसमें बीच में क्या किया है, देखिए धागा से दो वो कील को लटका दिया है। एक का कॉपर का, ये वाला कॉपर का कील है और एक वाला ये लोहा का कील है, ठीक है। और इसी को जब किया तो देखा कि FeSO4 ये जो यहाँ पे लिक्विड है FeSO4 बना और Cu कॉपर का जो है नहीं बना। यही करके दिखाया, लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है CuSO4 के नीले विलयन को। देखिए इसमें हुआ क्या है कि देखिए हाँ बोरा की लोहे की कील, लोहा वाला जो कील है ना, भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है। इसमें देखा गया कि थोड़ा सा कॉपर का परत ऊपर से चमक रहा है, जम गया है किस पे, लोहा के कील। कब, CuSO4 के नीले विलयन का जब हरा रंग का FeSO4 के साथ निर्माण हो गया है, यानी कि ZnSO वही वाला है फॉर्मूला, ZnCuSO4 को करेंगे तो ZnSO4 बन जाएगा और Cu बाहर हो जाएगा। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए वो तो विस्थापन होता है, यानी कि विस्थापन में एक तत्व दूसरे के साथ जाके जुड़ गया। लेकिन द्विवीय विस्थापन क्या है, द्विवीय विस्थापन में दोनों हो जाता है। देखिए ये भी टूटेगा ये भी टूटेगा, इसका वाला इसके साथ इसका वाला इसके साथ हो करके देखिए BaSO4 बन गया और NaCl बन गया। देखिए यहाँ पे Na था प्लस Cl इसका दूसरा वाला NaCl के साथ और BaSO4 के साथ मिल करके देखिए दो तरह का धातु बन गया, यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ, तो इसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, नहीं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। देखिए बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अभिलय अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, इसलिए अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए एक चीज और होता है उपचयन और अपचयन, ठीक है। ये क्या होता है उपचयन, बोला कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। देखिए ये बढ़िया से पढ़ाते हैं, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये जानने वाली बात है, बहुत पूछते रहता है। देखिए क्या होगा, एक होता है उपचयन, देखिए एक होता है उपचयन और एक होता है अपचयन। उपचयन में क्या होता है, सबसे पहले उपचयन का बात देखेंगे। बोला कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाएगा, जैसे कार्बन है, देखिए कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ तो CO2 बन गया, Cu में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ तो CuO बन गया। अब देखिए इस तरह का बात जो आएगा इसको कहेंगे उपचयन। और क्या होगा, इसी का एक पॉइंट है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन छूटेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। देखिए हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा, CO प्लस H2 है, हाइड्रोजन निकल गया, Cu बेचारा अकेले रह गया, हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल करके अलग बन गया था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हीट करने के बाद यहाँ भी अलग हो गया। इस तरह का बात को अब देखेंगे, उपचयन हो गया। अपचयन का बात देखेंगे, अपचयन में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, वहां पे ऑक्सीजन निकल रहा था, नहीं ऐड हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का देखिए ह्रास हो गया, देखिए ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ठीक है। अब देखिए जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, जब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो हाइड्रोजन का वृद्धि हो जाएगा, हाइड्रोजन वृद्धि हो गया। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ हो गया, तो देखिए यानी कि हाइड्रोजन क्या हुआ, उपचयन हुआ, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ ना। देखिए इसके साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन निकल गया, बेचारा का अपचयन बोलेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो उपचयन हो जाएगा, ठीक है। इस अभिक्रिया में कॉपर, इसी को बताया कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है और उपचयित होकर के जल बना देता है। देखिए हाइड्रोजन जल बना है, इसलिए इस दोनों तरह के अभिक्रिया को रेडॉक्स कहते हैं, यानी कि रेडॉक्स कहते हैं। और सिर्फ अपचयन को, पहला है उपचयन, दूसरा है अपचयन, तो अप रहेगा तो ऑक्सीडेशन और उप रहेगा तो रिडक्शन, और दोनों मिला देंगे तो रेडॉक्स। आगे देखते हैं दैनिक जीवन में, कुछ देखते हैं कि दैनिक जीवन में अभिक्रिया का प्रभाव क्या है। कितना और बचा हुआ है,
पता नहीं चल रहा है, ठीक है देख लेते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव है। देखिए पहला देखिए क्या है, संक्षारण। संक्षारण देखिए संक्षारण, देखिए संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो जिस धातु का ऊपरी परत कमजोर होता है वो संक्षारित हो जाता है। चलिए देखिए यही देखना है, फिर विकृत गंध अगला क्लास में पढ़ेंगे। लोहे के वस्तुओं पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, ये सब संक्षारण का है। विद्युत का लेपन किया जाता है, विद्युत लेपन होता है, पेंट होता है, ये सब करके संक्षारण को, धातु को बचाया जा सकता है। चलिए ये विकृत गंध ये हो गया, इसको रोकने के लिए ये उपाय करते हैं। अब देखिए पर अच्छा खत्म हो गया जी, ठीक है देख लीजिए देख लीजिए। देखिए क्या होता है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। आखिर उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या है, तो देखिए उपचयन क्या है, उपचयन में एक होता है संक्षारण। ठीक, जब कोई धातु ऑक्सीजन या अम्ल आदि के संपर्क में, धातु या ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में किसी धातु के ऊपरी परत कमजोर होता है, समझे, संक्षारित हो जाता है। देखिए ऑक्सीजन ये सब के साथ जैसे ही जुड़ करके, और कुछ तत्व जैसे आयरन है ऑक्सीजन से जुड़ करके आयरन ऑक्साइड बना देगा, यानी कि बेचारा पे जंग लग जाएगा। तो जंग लगने से, रोस्टिंग होने से, खराब होने से ये सब बना, देखिए जंग लग रहा, लोहे पे जंग लग जा रहा, चांदी के ऊपर काला परत चढ़ जा रहा है, तांबा के ऊपर हरा परत आ जा रहा है। देखते हैं तांबा उंबा देखिएगा ना, तो बहुत दिन तक तांबा रखिएगा तो ऐसा हरा हो जाएगा, चांदी के ऊपर काला चीज चढ़ जाएगा। इसलिए इसको बचने के लिए क्या किया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है, या सतह लेपन किया जाता है, या तो पेंट किया जाता है। ठीक है, ये सब काम किया जाता है। विकृत गंधिता ये क्या है, देखिए वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, तेल वाला जितना रहेगा ना और वसा युक्त रहेगा ना, ये वायु के संपर्क में आने पर उपचित हो जा रहे हैं। जैसे तेल वाला सामान लाइए, देखिएगा जल्दी खराब हो जाता है, तेल में तलल वाला चीज, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि वायु के संपर्क में आने पे उपचयित हो जाते हैं, जिससे उसका स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है। देखे है ना, जिसको बोलते हैं और आ गया, तो यही सब ज्यादा छाना वाला चीज, छाना वाला या बस्सा जिसमें ज्यादा हो वो सब जल्दी गंध हो जाता है, खराब हो जाता है। अच्छा, बिक्री गंधिता रोकने के क्या उपाय है जी, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। कौन सा, प्रति, मतलब ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन जल्दी वहां नहीं जाने देंगे। देखिए टिफिन में बंद कर देंगे जहां पे ऑक्सीजन नहीं जाए, या ऑक्सीजन के अलावा वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, मतलब वैसा बर्तन लाइए जहां वायु न जाए, समझे, वैसा जगह लाइए जहां वायु नहीं जाए। आगे आते हैं, देखिए हाँ, रोकने का तरीका और क्या क्या है, रोकने का तरीका देखिए क्या क्या है, प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक, देखिए प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन जहां नहीं हो, ऑक्सीजन के अलावा वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखेंगे। दूसरा, वायु के स्थान पे नाइट्रोजन, देखिए चिप्स वगैरह खाते हैं ना, तो उसमें देखिए नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। क्यों, इसी कारण से कि नाइट्रोजन गैस भरा जाता है कि वो जल्दी खराब नहीं हो। क्यों, क्योंकि तला हुआ रहता है। आगे शीतल द्वारा, ठंडा फ्रिज में रख देंगे, बहुत दिन तक रहेगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग को जानना है क्वेश्चन, क्वेश्चन बना करके लाइएगा कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट विलयन में 15 मिनट के लिए डुबोया जाता है तो लोहे के कील और कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है, ये बना करके लाइएगा। और है क्वेश्चन, अच्छा, निम्न में परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है, दूध से दही का बनना रासायनिक है कि भौतिक है, ये बताना है। ठीक, तो देखिए ये भौतिक हो गया, ये रासायनिक हो गया। ये दूध से दही बन जाएगा तो दही से दूध नहीं बनेगा। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल जाएगा, पानी, पानी से फिर बर्फ बना लीजिए। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वो है ऊष्माक्षेपी ही है। क्यों कहते हैं, वायु के संपर्क में आने पे कालन का बर्तन क्यों, आलू चिप्स वाला पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए। ये सब अभी बताए हैं, और ये इसका पीडीएफ जो है आप लोग को मिल जाएगा, देख लीजिए। इसका 2 नंबर का आ गया है,
संयोजक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए किसी नियम को ध्यान में रख करके वही सेम आ जाए, इसमें बस इतना ही था। चलिए वो हो गया है, ठीक। चलिए तो आज के सेशन के लिए और है कुछ? चलिए तो बस आज के लिए सेशन में इतना ही। फिर और किसी भी तरह का क्लास जो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के नीचे वाला सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ का टेंशन नहीं लीजिए, पीडीएफ वहीं पे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, पीडीएफ का लिंक नीचे शेयर किया हुआ रहेगा, उस पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा, तैसे ही ये पूरा क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।